बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीब रहमान शामी साहब। आज सबसे अहम खबर जो है सियासी ख़बरों से हट के वो क्रिकेट में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो सियासत के नाम पर हो रहा है किसी और वजह से हो रहा है, बड़ी अफसरदगी हुई क्योंकि टीम वर्ल्ड कप खेल रही है, परफॉर्मेंस नाक़िस है, कप्तान की चैट लीक की जा रही है, जो चेयरमैन हैं वो इंटरव्यूज़ में अजब इंकशाफात कर रहे हैं और चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक उन पर एक इल्ज़ाम लगा, वो ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ये वाहिद टीम है जो इतने बड़े इवेंट में खेल रही है और उसके साथ खेल के मैदानों से हट के जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले बयान है। हत्ता कि साबिक़ क्रिकेटर वकार यूनुस से लेके इंडिया में बैठे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी आवाज़ बुलंद करें कि ये क्या हो रहा है। तो क्यों इंज़माम मुस्ताफ़ी हुए, कौमी टीम की चैट के साथ क्या हुआ, कप्तान की चैट के साथ क्या हुआ, ये एक मौजू है, इस पर तफसील से बात होगी। लेकिन आज सियासी जहाँ मंजरनामा है वहाँ एक अहम खबर ये कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई, उनका इजलास भी हुआ, शामी साहब भी मिल के आए हैं। तो वो क्या कहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या तमाम जमातों को दी जाएगी, इंतखाबी तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा, इंतज़ामात कहाँ तक पहुँचे, शामी साहब की मुलाकात भी वो भी बात होगी। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो नैब तरमीम फैसले के ख़िलाफ़ अपील थी वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई, लेकिन उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इख्तलाफी नोट है 27 सफ़ात पर मबनी, इंतहाई अहम नोट है, एक एक जुमला एक एक सतर पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, उस पर तफसील से बात होगी। तो सर आज आप मिले फिर राजा सिकंदर सुल्तान साहब से? राजा सिकंदर सुल्तान साहब से मुलाकात हुई आज कोई 1 घंटा। अच्छा, 1 घंटा सवा घंटा जारी रही। सलमान गनी साहब भी थे, ठीक, हम दोनों थे। और डटे हुए हैं? हाँ देखें, राजा साहब जो है ना वो कई नशेब फराज से गुजर चुके। एक सरकारी अफसर के तौर पर उन्होंने बहुत सर्दो गर्म देखा है, लेकिन वो अपने रास्ते पे चलते रहे हैं। उनके पीछे इंटेलिजेंस एजेंसियां भी लगीं, इनकी इंक्वायरियां भी हुई, वज़ीर आज़म से भी उनके इख्तलाफात हुए, लेकिन वो अपनी बात के पक्के रहे हैं और अपने रास्ते पे चलते रहे हैं जी। और अब तो बड़ी दिलचस्प बात तो ये है ना कि जब उनका यानी तकर्रुर हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर, तो वो तो तजवीज़ मेरे ख्याल PTI की तरफ से आई थी जी। हाँ। तो बहरहाल उनसे गुफ्तगू हुई इंतखाबात के हवाले से, तो बड़े पुख्ता अज़्म के साथ उन्होंने ये कहा कि इंतखाबात जो हैं वो मुकर्रर वक्त पे होंगे। ये कह रहे हैं? और जब इंतखाबी मुहिम शुरू होगी तो उस वक्त फिर जो भी सियासी जमातें हैं और जो भी उम्मीदवार हैं सबके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। अच्छा, मतलब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक मसला अड़ गया ना सर, जो वो कह भी रहे हैं, उनके यहाँ से जब भी बयान आता है या निगरान सरकार भी जब मुखातिब होती है तो मुकर्रर वक्त, अब मुकर्रर वक्त क्या है? नहीं, वो मुकर्रर वक्त तो मेरा ख्याल है कि जनवरी का आखिरी हफ्ता, हाँ वही उसकी तारीख दे दें, तारीख का ऐलान हो जाएगा जब ये हदबंदियों का काम मुकम्मल होगा। अच्छा, उनको इस बारे में कोई तरद्दुद नहीं है। अच्छा, और या कोई वो परेशानी नहीं है। वो अपने उस पर महाज पर डटे हुए हैं और उनका ख्याल है कि इंशाअल्लाह इंतखाबात होंगे और मुनसफाना होंगे और इलेक्शन कमीशन जो है अपने दायरा कार में पूरी निगरानी करेगा और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। ठीक। अब अगर किसी का मामला कोई अदालत में है और वहाँ कोई कार्रवाई हो जाती है, किसी के खिलाफ कोई फैसला आ जाता है, इससे तो उसका लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ तक उनका ताल्लुक़ है, वो PTI हो या कोई दूसरी जमात हो, तो उनके दिल में तो ना कोई अनाद है ना तासुब है, और वो तो सबके लिए एक यकसा सलूक का इरादा रखते हैं। अब जो वक्त गुजरेगा हालात आगे बढ़ेंगे और उनकी बात जो है उसकी सच्चाई साबित होती जाएगी। अभी तक तो आप देखें ना, उनकी गिरफ्त तो है ना पूरी, जो तकर्रियाँ हो रही हैं, जो तबादले हो रहे हैं, उसमें नोटिस भी कर रहे हैं निगरान सरकार को, नोटिस भी कर रहे हैं, जहाँ वो
जहाँ वो उंगली रख देते हैं फिर वो तकर्री जो है तो हो नहीं पाती, रुक जाती है। रुक जाती है। तबादला जो है अगर हुक्म दे दें तो तबादला भी होता है। इस मामले में भी कई एक शिकायत रही हैं इलेक्शन कमीशन से। सियासी जमातें बारहा इस जानिब तवज्जो मबसूल कराती रही हैं कि निगरान हुकूमत में इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले, और आपको याद होगा फिर उन्हें नोटिफिकेशन जारी करके रोकना पड़ा। बड़ा जो भी है वो अपना काम कर रहे हैं। अब सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका मैं ख्याल PSO या स्टाफ अफसर वो तब्दील हुआ, वज़ीर आज़म का स्टाफ अफसर तब्दील हुआ, उसे तकर्रुर एक ज़िले में तकर्रुर हुआ उसका डिप्टी कमिश्नर का। फिर इसी तरीके से पंजाब में भी जहाँ शिकायत उनको होती है वहाँ वो अपना अंगूठा रख देते हैं। एक नुक्ता शामी साहब और भी था, वो ये था कि जब इससे पहले बर वक्त इंतखाबात की बात की जाती थी तो बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ ये भी एक प्ली ली जाती थी कि इदारे बता रहे हैं कि अभी फोर्सेस नहीं हम दे सकते, अभी मसरूफ़ हैं, हालत जंग में हैं या फ़लाँ जगह नफरी लगी हुई है। तो एक तासुर बनता था कि गालिबन अभी रियासत या रियासती इदारे अभी फ्री नहीं हुए इलेक्शन पे एक्सरसाइज पे जाने के लिए। तो अब क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो तमाम हिमायत, सपोर्ट और वो यकीन दहानी मिल चुकी है कि वो तब जब भी इलेक्शन हम ये तो आम इंतखाबात होने हैं ना, ज़िमनी इंतखाबात तो नहीं। तो आपको याद होगा कि जब वो गुलाम मोहम्मद डोगर का मामला आया था तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था कि अगर वो रहेंगे यहाँ लाहौर में तो फिर हम लाहौर में इंतखाब नहीं कराएंगे। तो फिर तो इसलिए मेरा ख्याल उनको अपने इख्तियारात का भी अंदाज़ा है, उसको वो इस्तेमाल करना भी जानते हैं, और उनका तो इरादा ये है कि तारीख़ जो है उसमें नाम अपना उजला रखे। अच्छा, राजा बन के निकले। हाँ, राजा बन के निकले, राजा प्लस सिकंदर प्लस ठीक, सुल्तान प्लस। ठीक। देखिए अब जो वक्त गुजरेगा इंशाल्लाह, बजाय इसके कि हम वसवसे पैदा करें, नहीं एक मसला और है, सियासी जमातों को तैयारी करनी चाहिए। सियासी जमातों की जब आप जिक्र करते हैं तो माँ सिवाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अब PTI पहले ज़्यादा तनकीद करती थी, ज़्यादा शिकवा शिकायत उठाती थी, सवाल उठाती थी इलेक्शन कमीशन के किरदार पर। अब तो पीपल्स पार्टी, JUI किसी हद तक कभी कभी मुत्तहिदा की आवाज़ें भी सुनने को मिलती हैं। नहीं, मुत्तहिदा तो शाकी है ना जो सिंध में हो रहा है। हाँ, मगर अब बड़ी दिलचस्प बात है, हाफिज नईमुर रहमान साहब आए हुए थे। अच्छा। तो सज्जाद मीर साहब ने उनको खाने में बुलाया, तो काफ़ी दोस्त मौजूद थे। तो वहाँ जब ये सवाल मेरे पास आया कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। जी हाँ। तो फिर कराची में हाँ, जो मेयर का इंतखाब हुआ वो तो बड़ी शानदार हमवार तो लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कर दी गई ना PTI को। यानी PTI और जमात इस्लामी के मुश्तरका उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान साहब थे, और PTI के अरकान जो थे उनकी जो दुर्गत बनी और जिस तरीके से उनका वोट का हक जो है उसको सबताज किया गया, और फिर हमारे दोस्त जो है मुर्तज़ा वहाब वो बने, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो उनकी मेजॉरिटी नहीं थी उस वक्त, वो मुंतखब हो गए मेयर। तो आप मुझे बताएं, तो हाफिज नईमुर रहमान साहब पूछ रहे थे कि भाई ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड कराची में मिला है हाँ, जमात इस्लामी को और PTI को, हाँ, तो उस वक्त नहीं मवाजना तो दुरुस्त है, मवाजना दुरुस्त है। उस वक्त इसकी तो दाद देनी पार्टी जो थी वो उसका मावेला कहाँ था। असल में ये तीनों बड़ी सियासी जमातों का सच पूछें तो अलमिया यही है। जब 2018 का इंतखाब हुआ तो लेवल प्लेइंग PTI बड़ी खुश थी, नून लीग नाला थी। उसके बाद अब मेयर के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी बड़ी खुश थी क्योंकि लेवल प्लेइंग उनकी मर्जी की थी। अब नून लीग खुश हो रही है कि लेवल प्लेइंग शायद उनकी मर्जी की बन रही है। जब तो ये अपनी मर्जी की लेवल प्लेइंग हो तो तब बड़े राजी हैं, तब जमहूरियत बड़ी अच्छी है। जब मैं चलूं, हाँ, या तुम चलो, जमीन चले आसमां चले, और जब मैं चलूं तो साया भी मेरा न साथ दे। तो भाई बात यह है कि वो तो एक कराची में जो मेयर का इलेक्शन हुआ है उसमें जो PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की गई उसका तो नज़ारा हम सब ने कर लिया। तो अल्लाह ना करे कि ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो कौमी इंतखाबात में भी फराहम की जाए। नहीं, अल्लाह ना करे सर, वरना तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो आम इंतखाबात हैं।
हाँ, इंशाल्लाह, लेकिन ये हमें उम्मीद कंसर्न रखनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी यकीनन पुरअज़म देखिए, हैं, इस मिल मुल्क के आए हैं, में- अच्छी बात है, लेकिन बाय द वे सर ये कंसर्न ये रहेगी है, देखिए, एक बात ये एक शिकवा सिर्फ है इस मुल्क में सिर्फ एक इंतखाब ऐसा हुआ है जो जिसका नतीजा जो है सियासी जमातों ने तस्लीम नहीं किया, और वो 1977 का इंतखाब। हाँ और फिर जो उसके कराने वाले थे जुल्फ़िकार भुट्टो साहब, उन्होंने भी तस्लीम कर लिया कि ये इंतखाबात दोबारा होने चाहिए। बाकी हर इंतखाब जो है उस पर एतराज तो हुआ है, अगर मगर के साथ, लेकिन उसको तस्लीम भी किया गया है। जो 2018 का इंतखाब था, हाँ जी, सारी जमातें पार्लियामान में थी, सारी जमातें पार्लियामेंट में थी। वो कि हजरत मौलाना का मशवरा था कि हम ना जाए, दुरुस्त है, उनकी बात नहीं मानी नहीं गई। मानेंगे। तो इमरान खान साहब वजीर आजम बने और जोरदार वजीर आजम बने, जो उन्होंने चाहा वो किया, और शहबाज शरीफ साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बने। फिर उसी असम्बली से शहबाज शरीफ वजीर आजम मुंतखब हुए। तो 2018 में नवाज शरीफ कैंपेन नहीं कर सके थे, इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सके थे, अब वो कौन जेल सा में मंजर थे। है? अब दूसरा मंजर हो सकता है ना, तो तारीख अपने आप को दोहरा रही है। लेकिन हम नहीं सीखते, ना लेकिन सियासतदान सीखते हैं। लेकिन ये है कि इंतखाबात तो ऐसे हुए जिन पे एतराजात तो होते रहे, लेकिन काबिल कबूल थे, सब ने अमलन उसको तस्लीम कर लिया। तो अब भी अगर हमारी पीटीआई जो थी ये एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर बिहेव करती, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद सियासी अमल का हिस्सा रहती है, सियासी अमल का हिस्सा रहते खान साहब, असेंबली में मौजूद सियासतदान तो रहते, हल निकालता है ना सर। और आज वो पूरे धड़ल्ले से इंतखाब लड़ रहे होते, है ना, मगर उन्होंने तो दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। बल्कि जब वो मुज़ाकराती कमेटी बैठी शाह महमूद फवाद चौसा वाली नून लीग के साथ, बार बार हम जिक्र करते हैं, तब तो वो तारीख भी मिलने को थी, नहीं तारीख मिल सकती थी, नहीं इंतखाब मिलने पहले हो चुका सकता था मामला, लेकिन पीटीआई के वफ्द ने फिर जब अपने सरबराह से राब्ता किया तो सरबराह ने कहा नहीं। फिर 9 मई आया, उसने सारा जो है मामले ही चौपट कर दिया। 9 मई से मुझे याद आ गया, आपको पता है ना, शेख रशीद साहब एक नए रूप में आजकल, आज उनकी नए रूप, लाल हवेली जो है हाँ। उसका कब्जा उनको मिल गया वापस, मुबारक दिया ना सर उन्हें, और वहां जाके उन्होंने तकरीर भी की है, माशाल्लाह, और कहा है कि वो शेख रशीद वही पुराने ढप्पे आ गए जी, या नए ढप्पे हैं। नहीं पता नहीं, वो देखिए क्या फरमा रहे थे आज 9 मई का, क्योंकि शामी साहब ने जिक्र किया, तो शेख रशीद क्या कह रहे थे? नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। नहीं है ना नया रूप सर, ये अच्छी अच्छा बात रूप है। है, अच्छा देखिए, रूप है। एक बात तो है ना, 2 सीटों से इलेक्शन लड़ते हैं, कौमी असम्बली की एक नशिस्त उनके पास होती है, हाँ, और पूरे मुल्क में रौला तो डाला हुआ होता है उन्होंने। रौले से मुझे याद आ गया वो मौजूद जिसका आगाज़ मैंने प्रोग्राम में किया था, वो बड़ा रौला है, पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं हमारी क्रिकेट पे, क्रिकेट इंतज़ामिया पे, जो खेल के साथ खिलवाड़ हम कर रहे हैं। तो आपको पता है नुक्ता नज़र में आप ही ने ये रखी हुई रस्म कि सर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी तशरीफ़ लाते हैं तजिया करने के लिए, वो अभी हमारे साथ बराह रास्त आ गए हैं। मिर्ज़ा साहब सरे दस्त, देखिए बात ये है, जी अभी टीम खेल रही है सर, खेल रही है, अच्छा या बुरा, और जो भी है, हाँ, उस वक्त ये हंगामा उठाना, ये इल्जामात लगाना, ये ऑडियो लीक करना, चैट, ये हमने हर जगह अपनी सियासत में जिस तरह गंद घोले हैं, वही बोल रहे हैं, उसी तरीके से क्रिकेट में घोल दिया, ये अजब अलमी है ना, फुटबॉल में घोल दिया, दुनिया भर में हॉकी में घोल दिया। क्रिकेट के तमाम कमेंटेटर, एक्सपर्ट्स, पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट, उनकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठा रहे हैं, और हमारा बोर्ड कहाँ है, बोर्ड सरबराह कहाँ है, मैनेजमेंट क्या कर रही है, अजब है, अजब। ये इस मुल्क में जब तक लॉ ऑफ डेफेमेशन, लॉ ऑफ डेफेमेशन, हाँ, हद तक इज्जत का कानून तगड़ा ना हो, पूरी शिद्दत से नाफिज नहीं होगा ना, उस वक्त तक ना आप जबानों को लगाम दे सकेंगे, और ना किसी को हुस्न इंतजाम जो है उसकी फिक्र होगी। मिर्जा साहब खुश आमदीद। ये हजरत इंजमामुल हक के साथ क्या बनी, मुस्ताफ़ी हो गए, ज़रा तहकीक का पहलू खुला था, वजह क्या बनी, ज़रा नाज़रीन को समझाएं ना जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम शामी साहब और अस्सलाम वालेकुम जामी साहब, आप दोनों को सलाम। अब मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद जग हसाई का
सबब बन रहा है। ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप अगर आपने इंक्वायरी करनी थी, आप बुलाते इंजमाम को, इंक्वायरी करते कि कंपनी में उनके शेयर हैं या नहीं है, सबूत उनसे मांगते अब बेगुनाह है या नहीं है। आपने खुद उनको 25 लाख रुपए माहाना पे मुलाजिम रखा कि वो चीफ सेलेक्टर बनेंगे, और खुद उनसे आपने ऐसा मुआहदा किया कि अगर 3 साल से पहले इंजमामुल हक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई भी आय निकालेगा तो पूरे 3 साल की तनख्वाह उन्हें अदा की जाएगी। अब अचानक ये क्या माजरा हो गया इतना बड़ा? अब तो इनकी जान छूट गई कि इंजमाम खुद रिजाइन कर गए। और दिलचस्प बात यह है जामी साहब के इन्होंने एक क्रिकेट जो इंक्वायरी कमेटी बनाई है, इंक्वायरी कमेटी के पहले नाम ही नहीं आए थे। अब उसके बाद जब शोर मचा, वावेला मचा, तो नाम आ गए कि 2 कर्नल हैं उसमें, एक डायरेक्टर मीडिया, और वो तहकीकात करेंगी। तो इससे पहले इंजमामुल हक आपको बहुत अच्छे लग रहे थे। जब खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो था उस पर दस्तखत कराने के लिए इंजमाम बाबर आजम को आपके पास ले गए, इंजमाम ने मीडिएटर का किरदार अदा किया, उस वक्त वो आपको अच्छे लग रहे थे। अब अचानक बुरे हो गए, चीजें लीक हो रही हैं, एक मौकरी बनी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। तो ये जो इन पे इल्जाम है कि ये और कुछ और क्रिकेटर्स किसी बैरोनेबल कंपनी जो प्लेयर्स के कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है उसका हिस्सा थे, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कोई मामला, ये तो वाजे करें। जी हाँ, मेरे पास भी वो कागज मौजूद है कि जिसमें एक कंपनी है याजू इंटरनेशनल, और उस कंपनी के डायरेक्टर्स में इंजमाम, उनके भाई इंतसार का नाम भी है, और उसमें मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन है उनका नाम भी है, और चलाते उस कंपनी को तलहा रहमानी है जो कि पाकिस्तान के प्लेयर्स एजेंट है। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 7 से 8 खिलाड़ी इंजमामुल हक समेत वो तलहा रहमानी उनके एजेंट है, उनके बिहाफ पे निगोशिएट करते हैं। मिर्जा साहब, लेकिन ये बात दुरुस्त है या नहीं तो बात की बात है, लेकिन अगर ऐसी किसी कंपनी का आप हिस्सा है, बीइंग चीफ सेलेक्टर और बीइंग द प्लेयर ऑफ द टीम, तो ये तो वाकई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इंजमाम ये कह रहे हैं कि नहीं मैं तो नहीं हूं। जो कागज आया वहां लंदन में रजिस्टर्ड कंपनी, उसमें इंजमाम का नाम है। अब वो उसको कैसे क्लैरिफाई करते हैं? ये तो बोर्ड का काम था ना जामी साहब के। बोर्ड ने जब इनको मगर मिर्जा साहब ये तो बात की बातें हैं, जब टीम वापस आ जाती जी और उसके बाद भी आप ये मामला करते और इंजमाम उसका हिस्सा है या नहीं है ये भी पता चल जाता। हो सकता है वो उससे अलग हो गए हो, उन्हें इस्तीफा दे दिया हो अगर उस कंपनी के हो, या हो सकता है कोई फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हो, यहाँ क्या पता चलता है। नहीं, आपका वो नुक्ता अहम है कि ये वर्ल्ड कप के बाद इसको ये आपने यानी एक वर्ल्ड कप के दौरान अभी टीम वहां मौजूद है और आपने मरे को मारे शामुदार तमाशा बना दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, अगर सिफारिश पे शामी साहब कोई पीसीबी का चेयरमैन बनेगा, सियासी बुनियादों पर तकर्रुर होगा, इनकॉम्पिटेंट होगा, तो यही चीजें सामने आएंगी ना। आपकी बात दुरुस्त है। अगर वो इंजमामुल हक के खिलाफ कोई ऐसी इंक्वायरी थी, कोई ऐसे इल्जाम थे, तो थोड़ा आप इंतजार कर लेते। 11 नवंबर को पाकिस्तान अपना आखिरी मैच वर्ल्ड कप का इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहा है, और अभी भी पाकिस्तानी टीम के लिए लोग ये कह रहे हैं कि मौहूम सी उम्मीद बाकी है कि पाकिस्तान अगर तीनों मैचेस जीतता है और कोई और टीम हार जाती तो शायद वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर ले। लेकिन इतनी जल्दी क्या थी ये, क्योंकि 5 नवंबर को इनका टेन्योर खत्म हो रहा है। क्रिकेट बोर्ड ने तो कोशिश की कि वो मोहूम सी उम्मीद भी खत्म कर दें। हाँ जी, जल्दी पर उनको हौसला शिकनी कर दें, उनके दिल तोड़ दें। नहीं, हमें किसी और टीम ने या किसी और क्रिकेट एक्सपर्ट ने या किसी दुश्मन मुल्क ने इसमें क्या हमें नफसियाती तौर पर दबाव में लाना था? हम खुद कर दिया ये काम। कर रहे हैं। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग अब ये दूसरा नुकता बड़ा अहम है जी, गो कि उस पर हमारे जो एंकर दोस्त हैं उन्होंने वजाहत भी की और माजरत भी की एक निजी टीवी में। ये एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर ने हमारे कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम उनकी चैट वो लीक कर दी। हालांकि वहाँ अजहर बैठे हुए हैं क्रिकेटर, उन्होंने कहा उन्होंने सब पूछा। जब वो चैट लीक की तो वहाँ एक साबिक क्रिकेटर ने कहा कि भाई आपने उनकी प्राइवेट चैट अच्छी जो भी उसमें लिखा है ये पब्लिक करने से पहले उनसे इजाज़त ली। अब आप सहाफ़त हम मुझे भी सिखाएं, उन्होंने भी सिखाएं। तो मिर्ज़ा साहब गवाह हैं कि उन्होंने आगे से कहा जी जर्नलिस्ट का काम ही यही है, खबर जब आए तो वो दे अपने सोर्सेस के मुताबिक। मिर्ज़ा साहब, वो चैट क्या थी और क्यों पब्लिक की गई, क्या उससे मकसूद क्या था? देखिए शामी साहब ने इस दश्त की सयाही में एक उम्र गुजार दी। जामी, आप माशाल्लाह से मीडिया से वाबस्ता, आप मीडिया पढ़ कर आए हैं, आप मुख्तलिफ मराइल से गुजरते हैं। अब जो नए लड़के आ गए हैं जिनको बस ब्रेक करने का शौक है, खबर ये नहीं देखते कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ये नहीं देखते एथिक्स क्या है,
तो उन्होंने खबर ब्रेक कर दी। आप किसी की प्राइवेट चैट को कैसे लीक करेंगे, ये तो साइबर क्राइम के जुमरे में आता है। और जो मुझे पता चला है वो ये कि राशिद लतीफ ने पीटीवी पे एक प्रोग्राम में कहा कि बाबर आजम ज़का अशरफ को फोन कर रहे हैं, ज़का अशरफ नहीं उठा रहे, मैसेज कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। उसके बाद जब हलचल मची तो ज़का अशरफ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर को कहा, उससे पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जी इस तरह के मामला जो है वो कप्तान राब्ता करता है डायरेक्टर कमर्शियल से और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। तो सलमान नसीर ने दोबारा बाबर आजम से राब्ता किया और उनको ये कन्विंस किया कि आप कह दें कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। और बाबर आजम ने गुड फेथ पे अगर उनको मैसेज कर दिया और उस मैसेज को लेकर पीसीबी ने लीक कर दिया एक सहाफी के थ्रू जिनको वो अपना तर्जुमान मान रहे हैं गैर एलानिया, तो ये तो बहुत ही बुरी बात है, ये एथिक्स के खिलाफ है, ये सिर्फ दुकान चमकाने वाली बात है। और आप यकीन करें कि वसीम बादामी तो बड़ा ही मतलब एक सीजन कैंपेनर है, वो खुद इस बात पे हैरान है कि ये क्या हो गया, लेकिन जब तीर कमान से निकल जाता है तो कुछ बाकी नहीं रहता। देखिए, हमने सियासत को परागंदा किया, हमने अब हम क्रिकेट को परागंदा कर रहे हैं, और सहाफत का भी वही है। और सहाफत का अलमिया तो अपनी जगह है। तो अगर हम ये तमाशे करेंगे, मैं हैरान हूं, टीम जो है उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया ना सर। इन्हितात बहैसियत मजमूई असर करता है सर, वो हो अल्लाह से हम दुआ ही कर सकते हैं। मिर्ज़ा साहब, कोई ऐसा वाक़या है कभी किसी टीम के साथ ये सब हुआ हो ड्यूरिंग अ वर्ल्ड कप? मैं आपको याद दिलाऊं, युवराज सिंह जो है सर, उसे कैंसर था, खून की उल्टियाँ की उसने एक अहम तरीन मैच के बाद, और उस बात का वाक़या कि ये बीमार है, कैंसर है, ये तब पता चला जब टीम खेल चुकी, जीत चुकी। क्यों मिर्ज़ा साहब? बिल्कुल आपने सही कहा जामी, मेरे 30 साल 32 साल सहाफती कैरियर में ये पहला मौका है कि इस तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही हैं ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। आप अपनी टीम को बजाय सपोर्ट करें, आपने एक तमाशा लगा दिया है। आज भारतीय मीडिया इस पर क्या कह रहा है आप देखें जाकर, दुनिया भर का मीडिया लान तान कर रहा है और हम लोग अपने लड़कों की हौसला, कल उन्होंने मैच खेलना है, आपको पता है कल कोलकाता में पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ मैच है, चीफ सेलेक्टर रिजाइन कर रहे हैं, कप्तान के बारे में आप इंटरव्यू में कह रहे हैं कि जब वो आएगा तो उसकी कप्तानी के हवाले से देखेंगे। भाई थोड़ा इंतजार कर लेते 11 नवंबर तक, उसके बाद सारी चीजें करते। अनप्रोफेशनल अंदाज से पीसीबी को चलाया जा रहा है। 5 नवंबर को ज़का अशरफ साहब के ओहदे की मियाद खत्म हो रही है। गालिबन ये फ्रस्ट्रेशन है या गालिबन वो चाहते हैं कि उनको और एक्सटेंशन मिले जैसे सेठी साहब को मिली थी। तो इन तमाम मामला पर से तवज्जो हटा के वो इधर ले आए हैं सारी चीजें। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, बस यही रोना है जिसको हम रोते रहेंगे और तवज्जो मबजूल करवाते रहेंगे। सर आज बड़ा दुखी दिन है, हजरत मौलाना तारिक जमील साहब और आपकी एक जाती दोस्त जनाब तारिक जमील साहब का बेटा, पहले तो खबर आई ना कि वो गोली मार दी किसी ने उसको जी। बाद में उनके दूसरे बेटे ने बयान जारी किया कि वो डिप्रेशन का मरीज था और ज़ेरे इलाज था, और उस नौजवान ने गार्ड से बंदूक लेके अपने आप को निशाना बना डाला। मौलाना तारिक जमील को अल्लाह ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे। उन्होंने बहुत लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं और एक बड़ा एक इस्लाम का पैगाम दूर और नज़दीक पहुंचाया है। अल्लाह ताला उनको सब्र दे। लेकिन इस सानहे, इस अलमी, इस दुख की घड़ी में भी जो हमारी सहाफ़त थी उस पर फिर सवाल खड़े हुए हैं। बस क्या जो उनके साहबजादे का नाम है आसिम जमील, उस नाम के एक बिजनेसमैन भी हैं जो गल्फ़ में होते हैं, लाहौर के शहरी हैं, उन बेचारे की तस्वीर लगा के तो कहा ये मौलाना के साहबजादे हैं, उनके अहले खाना और उनके अजीज़ व अकारिब अलहदा कर में मुब्तला। ये मैं तो यही बार बार ये कह रहा हूँ ना, ये अदालतों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, लॉ ऑफ डेफेमेशन को मौसर तरीके से नाफिज किया जाए। और वो चौधरी अच्छा, अब आप देखें, चौधरी मोहम्मद हुसैन जाहिद साहब, मैं आप देखिए बताता हूँ, ये हमारे वो एंकर है ना नौजवान जैन, हाफिज जैन, हाँ, हमारी उम्मे रबाब जो हैं, जी जी जी, उनके शौहर, हाँ, उनकी वालदा, हाँ बिल्कुल, उनका इंतकाल भी, वो अमेरिका में थे, उम्मे रबाब भी अमेरिका में थी, अपनी वालदा को टेलीफोन किया और वालदा ने कहा मैं नमाज पढ़ के बात करती हूँ दोबारा जी। और नमाज पढ़ने वो इंतज़ार कर रहे हैं फ़ोन का, खबर गई उनको तो अल्लाह को प्यारी हो गई। एक सुनिए, हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं नवीद चौधरी साहब, जी जी, उनकी अहलिया, मैं उनकी ताज़ियत के लिए गया, कहा कि मैं बाजार से हम आए जूस पीकर, और अपनी बेगम को उन्होंने वहाँ बरामदे में बिठाया और ख़ुद घर के अंदर चले गए, और वापस आए
तो अल्लाह को प्यारी, वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। दादा लगाएं। और हमारे दोस्त साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर थे, एक बड़ी इंडस्ट्री के मालिक थे वहां के, मोहम्मद हुसैन जाहिद जी चौधरी। अब देखें, उनको गले का कैंसर हुआ, उसका इलाज होता रहा, क्लियर हो गया, फिर दोबारा आ गया, फिर फैल गया। वो बार बार पहले हज पे गए, फिर उम्रे पे जाते थे, और उम्रे पे गए और मदीना, बस उनकी ख्वाहिश अब ये थी कि मैं मदीने में मौत आ जाए, और मदीने में मौत आ गई। आज सुबह वहीं जन्नतुल बकी में दफन हुए। कल उनके गायबाना नमाज जनाजा साहिवाल में अदा की जाएगी। अल्लाह ताला इनके सबके इंतहाई दर्जात प्यारे बुलंद फरमाए अजीज और दोस्त लवाहिकीन को थे, सब्र बेटों दे। की तरह थे आपको अल्लाह मेरे ताला लिए। सब्र तो दे, बिल्कुल। मेरा दिल जो है ना, बस क्या करूं मैं, टूट गया है, गम से भर गया है। अल्लाह ताला सर अल्लाह आपको ताला सब्र उनकी दे मग़फ़िरत करे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन, यहाँ ये है जिंदगी। जिंदगी कहीं देखें ना, और ये हमारे दोस्त देखें, अहले सियासत क्या देखें, क्या कर रहे हैं हम, एक दूसरे से कैसे लड़ मर रहे हैं, जबकि अगली सांस का भी इल्म पता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एक कोई ब्रेक अच्छी बातें छोड़ जाएं, हाँ। तो अच्छी यादें छोड़ जाएं। अल्लाह करे ऐसा हो। एक ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। आज की सबसे अहम खबर ये भी, जो जस्टिस मंजूर अली शाह साहब ने इख्तलाफी नोट लिखा है, उस फैसले में 27 सफ़ात पर मुश्तमिल ये नोट है। पढ़ने से समझने से ताल्लुक़ रखता है। वो नोट में लिखते हैं कि अक्सरियत की आवाज़ फ़तह हो सकती है, लेकिन इख्तलाफ करने वाला मुस्तकबिल के ख़दशात देखता है। सियासी जमातों के बरअक्स अदालतों को अवामी हमायत की ज़रूरत नहीं होती। जमहूरियत की बका के लिए बाहमी बर्दाश्त और तहम्मुल लाजिम है। नैब तरामीम से बुनियादी हुकूक मुतासिर नहीं हुए, और वो साबिक चीफ जस्टिस और जस्टिस एजाज के नैब तरामीम का कलअदम करार देने के फ़ैसले से मुत्तफ़िक नहीं हैं। ये भी लिखते हैं करप्शन केसेस में जजेस और फ़ौजी अफसरान का नैब के ज़रिए एहतसाब होना चाहिए। कानून साजी जांचना पार्लिमान और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह। देखिए, ये जो नैब का कानून है, इसमें जो तरामीम की गई, उसको चैलेंज किया, कई दरखास्तें दायर हुई, और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने हैं 3 रुकनी बेंच तीन ने रुकनी बेंच ने तो जनाब जस्टिस उस वक्त चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में एजाजुल हसन साहब और ये साथ और take up इसको कलअदम करार दे दिया 2-1 की अक्सरियत से। जस्टिस एजाजुल हसन साहब और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने ये इन तरामीम को ख़त्म कर दिया, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उनके फैसले से इख्तलाफ किया। अब ये जो फैसला है ना, इसके खिलाफ अब अपील का हक मिल चुका है। अब अपील भी मुकर्रर हो गई लार्जर बेंच में। 3 रुकनी बेंच जो है, उसके खिलाफ अपील सुनेगा 5 रुकनी बेंच। 5 अब जस्टिस मंसूर, ये जो अपना नैब का कानून है, हमने कानून तो बड़े नेक नियति से बनाए बदाहर, हमेशा ठीक, और कहा जी हम तो बस झंडे गाड़ देंगे इंसाफ के, लेकिन जब उनको नाफिज किया है तो और उसके जरिए फिर उसकी कैसी कैसी तस्वीरें फिर मंजर आम पे आई हैं, और सियासी मकासद हासिल करने के लिए निफाज कैसा हुआ फिर, और जो हमारे इंटेलिजेंस के अदारे हैं उन्होंने इस्तेमाल किया है इन अदारों को, और नैब को भी इस्तेमाल किया गया। नैब का कानून जो है, उसमें आप देखें 90 रोज का रिमांड उसकी बात की गई, और फिर चेयरमैन के पास लामहदूद इख्तियारात, जिसको चाहे गिरफ्तार कर ले। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद फिर अदालतें जो हैं, और जमानत का हक ही नहीं कानून में मौजूद, और लिखा यह गया कि 30 दिन के अंदर फैसला होगा, और आज तक किसी मुकदमे का फैसला 30 दिन के अंदर नहीं हुआ। कहा जी 30 दिन के अंदर जब फैसला होना है तो क्या जरूरत है इसमें बेल की, और बरसों लग गए और फैसले नहीं हुए। सरकारी अफसर जो हैं
उनका जीना हराम कर दिया गया। सियासतदान जो हैं उनका जीना हराम कर दिया गया। नहीं, एक वक्त तो वो आया था कि कोई भी सरकारी अफसर किसी फाइल पे हाथ ही डालता था। आपने जनाब मिस यूज किया अथॉरिटी को, वहां भी नैब आ गई। भाई जजमेंट, एरर ऑफ जजमेंट जो है उसकी भी गुंजाइश नहीं है। तो ये सारा हमारा जो पूरा इंतजामी ढांचा है ना, उसको मुतासर किया इसने, सियासी ढांचे को मुतासर किया और तहो बाला कर दिया हमारी सियासत को। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पढ़ ले, उसमें रिमार्क्स पढ़ ले, लिखा हुआ है कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए को इस्तेमाल किया गया। अच्छा, हसीब मलिक साहब को हमने जहमत दी, सीनियर कॉरेस्पोंडेंट है। जब ये अब अदालत ने फैसला किया, अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अदालत किसी भी कानून को कलअदम करार दे सकती है बशर्ते के वो बुनियादी हकूक के खिलाफ हो। और यहाँ वो कह रहे हैं बुनियादी हकूक मुतासर नहीं ये किसी के बुनियादी हकूक इससे मुतासर नहीं हुए। और हसीब ये इससे तो सियासतदानों के, अफसरों के, उनके बुनियादी हकूक मुतासर हुए हैं जिनको मुल्ज़म बनाया गया और उनको जनाब निशाना बनाया गया। और फिर लोग जो सरकारी अफसर नहीं भी थे, मीर शकील उर रहमान 7 महीने जेल में रहे एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन के नतीजे में। तो ये आपने तमाशा जो है ये बंद होना चाहिए था और बंद होना चाहिए अभी। अब जब अपील में जाएगा मामला, चला गया ना सर, तो फिर समाअत के लिए मुकर्रर सामना होगा, समाअत इसकी मुकर्रर होगी। हसीब ये बताएं कि ये जो जनाब मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि अदालतें पार्लिमान के अंदरूनी तरीक़ाकार और फैसलों में मुदाखलत नहीं कर सकती, इस इख्तलाफी नोट को कैसे देख रही है लीगल फर्टर्निटी? क्या ये इसके ऊपर अहम बात ये है जामी साहब के कल इस पे समाअत भी होने जा रही है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो अपील जो है कल अपील की समाअत होगी। जी, अपील के ऊपर समाअत होगी और ये लार्जर बेंच समाअत करेगा। और ये इख्तिलाफी नोट जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जारी किया गया था। उसके अंदर बेसिक उनका यही वो था कि जो लीगल मामलात हैं और लीगल जो वकला वगैरह हैं, उनका यही कहना है कि इसके ऊपर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद एक तो इम्पैक्ट काफ़ी गहरा पड़ा है और इसके ऊपर जाहिर है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जेर समाअत है। अपील का हक मिल गया ना? जी, ऐसे ही है, अपील का हक भी मिल गया। और ये है कि अभी क्योंकि उनकी जानिब से जो नैब तरामीम थी उनको कलअदम करार दिया गया था, उसके खिलाफ अब ये अपील का हक मिला है और लार्जर बेंच इसके ऊपर कल समाअत भी करने जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही के अंदर। तो बेसिक जो इख्तिलाफी नोट जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से लिखा गया है उसके अंदर बेसिक जो बुनियाद उनकी जानिब से थी वो यही था कि अदलिया कानून साजी का इस वक्त जायजा नहीं ले सकती जब वो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम हो और कानून साजों को के मफाद को सामने रखकर कानून साजी उस वक्त जायजा लेगी। अदलिया को ये इख्तियार हासिल है कि कोई भी कानून कलअदम करार दे दे बशर्ते के वो आइन में दिए गए बुनियादी हकूक के खिलाफ, यही तो मंसूर अली शाह या आइन की किसी शिक के खिलाफ हो। यही बात कही गई ना। ये जो तरामीम है वो कहते हैं ये किसी के बुनियादी हकूक को मुतस्सर नहीं करती, इसलिए अदालत इनको कलअदम करार नहीं दे सकती। जी बिल्कुल, ये उन्होंने लिखा है कि अब आगे बात चलेगी। अब तो कल अपील समाअत के लिए मुकर्रर हुई है, उसमें देखते हैं। अच्छा सर, ये इससे पहले कि हमारा वक्त खत्म हो जाए, दीगर मौजूद मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि एक बार फिर हस्बे मामूल लाहौर बाजी ले गया। स्मोक, पोल्यूशन, जो एवरेज क्वालिटी इंडेक्स निकला है आजकल का 445। किसी दुनिया के शहर में इस कदर स्मोक नहीं है जो लाहौर में है। नाक, गला, आंखें जलन का शिकार, सांस लेने में मसला। हमारे वजीर ट्रांसपोर्ट है ना क्या, इब्राहिम हसन बरात जी, वो लगे हुए तो थे इसके अंदर, इक़दाम कर रहे थे, नतीजा नहीं निकला। नहीं, उसकी वजह ना सर, ये कोई इक़दाम हफ्ते 2 हफ्ते महीने से करने से फ़ौरन नतीजा नहीं आएगा। लाहौर तो एक कंक्रीट का शहर है, दरख्त है नहीं है, आबादियाँ फैल रही हैं और जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो आपके सामने है। जितना धुआं गाड़ियाँ छोड़ती हैं वो काफ़ी है इस शहर को आलूदा तरीन करार देने में। पूरी दुनिया का ये फ़िज़ाई आलूदगी में आलूदा तरीन शहर है लाहौर, जहाँ सांस लेना दुश्वार है, बीमारियाँ जन्म ले रही हैं लोगों को। नाक, कान, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को तो आप पकड़ सकते हैं ना ट्रैफिक से। देखें मोहसिन नकवी साहब जो है ना,
उन्होंने तामीर और तरक्की का तो एक बड़ा सिलसिला शुरू किया है। लाहौर के जितने बड़े अस्पताल हैं, मेयो अस्पताल, जनरल अस्पताल, गंगाराम, सबको उधेड़ के रख दिया। यानी जब से वो अस्पताल कायम हुए हैं, इस तरह से रेनोवेट ही नहीं हुए थे। अब वो नए बना दिए हैं तकरीबन, और दिन रात लगे हुए। वो तो अच्छी बात है, और लेकिन पंजाब आप के- सांस लेना तो आसान बनाए ना। पंजाब के 100 अस्पताल उनको रेनोवेट कर रहे हैं, तजीनो आराश हो रही है। मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए, उधर आप- जाना है मरीजों ने, नहीं वक्त खत्म हो गया अब ना। आप देखिए, अब आप मरीज बनने से पहले रोके ना, जिनको सांस का मसला हो रहा है, जब इसको आलूदगी भी हंगामी बुनियादों पर काम करें, और जिस इकदाम की जरूरत है वो करें, और ये पोल्यूशन जो है जितनी कम हो सकती है उसको कम करें। चलिए नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। एक अहम और दिलचस्प मौजू बाकी रह गया, उस पर फिर कभी बात करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म गए हुए थे आज लम्स में, लम्स के स्टूडेंट्स से गुफ्तगू उनकी, और पता नहीं उन्हें किसने मशवरा दिया कि वहाँ बराह रास्त वो गुफ्तगू भी करें और वो नशर भी करें और सवाल जवाब भी फिर खुले दिल से ले ही रहे थे, जो कि काबिल सताइश है। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि निगरान वज़ीर आज़म ये किस मिशन पर थे। निगरान वज़ीर आज़म माशाल्लाह दानिश्वर हैं और तारीख पे नजर रखते हैं। 50 मिनट ताख़ीर से जब पहुंचे ना, अज़ारे ख्याल तो भी कर तालिब सकते इल्म ने सबसे पहला सवाल ही ये किया। उसने कहा जी क्लासें मिस करके आपका इंतज़ार हम कर रहे हैं। फिर जो धांधली के ऊपर उन्होंने बातें की वो चलें फिर सही। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।